हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख रहे हैं जो लूसेंट बुक का जो जीएसजी की क्लास है। लूसेंट बुक का ताबड़तोड़ निचोड़ है जो पिछले 15 सालों में बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। वही सारे क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अभी आपने पहले वीडियो में देखा, ये सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पर पहले वीडियो में कवर किए हैं। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में कवर करते हैं। चलते हैं देखते हैं हमारा जो ये क्वेश्चन है 43 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इस पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषताएं हैं। यहाँ पर लोकपाल के विषय में बात की गई। लोकपाल के स्वीडिश स्वीडिश संस्था की विशेषताएं क्या हैं, तो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कार्यपालिका से कार्रवाई की स्वतंत्रता, या फिर स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति, या फिर शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कौन कौन सी कार्रवाइयाँ जो है लोकपाल है वो कर सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बाकी उपरोक्त सभी। तो यहाँ इस प्रकार के जो सभी हैं, यहाँ पर कार्यपालिका से कार्रवाई की स्वतंत्रता लोकपाल के पास है, और स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति भी लोकपाल के पास है, और शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच भी लोकपाल कर सकता है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है आपके करेक्ट होंगे, अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन सही है आपका। उपरोक्त सभी सही होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की स्वीडिश। ये देखिए ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो चुका है, हमने अभी कंप्लीट किया है। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर यहाँ पर। किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था। तो कब लिया था? 2000 में, 2002 में, या 2004 में, या 2006 में। तो यहाँ पर देख रहे हैं से इज द करेक्ट ऑप्शन होगा कि भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं को नई श्रेणी में रखने का निर्णय जो लिया था 2004 में लिया था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये आपके सवाल दिया हुआ है, बाकी ऑप्शन आपके इस साइड में दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा कौन सी भाषा को दिया गया है? तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तमिल भाषा, या फिर संस्कृत, या कन्नड़, या फिर मलयालम। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषाओं में सम्मिलित है। वैसे अगर भाषाओं की बात की जाए तो हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, और जो शास्त्रीय भाषाओं में शामिल हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तमिल भाषा जो है ये शास्त्रीय भाषा है। संस्कृत भाषा भी एक प्रकार से प्राचीन और शास्त्रीय भाषा है। कन्नड़ भाषा भी ये कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा है, तो ये भी एक प्रकार से शास्त्रीय भाषा है। और मलयालम भाषा जो है ये भी एक प्रकार से शास्त्रीय भाषा है। तमिल जो भाषा है तमिलनाडु में बोली जाती है। संस्कृत भाषा है जो भारत की प्राचीन ग्रंथ या फिर प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। और कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटक में बोली जाती है। और मलयालम भाषा जो है आपकी केरल में बोली जाती है। यहाँ पर चारों भाषाएं जो हैं आपकी शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो एक और दो, दो और तीन, एक दो तीन, और एक दो तीन चार। तो यहाँ पर देख रहे हैं डी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। एक दो तीन चार, ये चारों भाषाएं जो हैं ये शास्त्रीय शास्त्रीय भाषाएं हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है? तो यहाँ पर देख रहे हैं एंग्लो इंडियन समुदाय, एक एंग्लो इंडियन समुदाय होता है। और जैसे कि
चुनाव वगैरह होता है, लोकसभा चुनाव या फिर राज्यसभा चुनाव, या फिर अगर राज्य से ले लेते हैं तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा चुनाव होता है तो लोकसभा सीटें होती हैं, और इसके बाद कुछ सीटें जो होती हैं जो कि एंग्लो इंडियन होती हैं, और जो कुछ एंग्लो इंडियन समुदाय होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर सीटें चुनी जाती हैं, कुछ राष्ट्रपति के द्वारा सीटें शामिल की जाती हैं। तो इसी प्रकार से ये वही समुदाय है जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए मतलब जाना जाता है। इसके लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 335 या फिर अनुच्छेद 337 या फिर अनुच्छेद 339 या फिर अनुच्छेद 341। तो यहाँ पर देख रहे हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। अनुच्छेद 337 के अंतर्गत यहाँ पर एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 337 में दिए गए हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति की यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं निजता के अधिकार के बारे में किस वर्ष यहाँ पर फैसला सुनाया गया था, 2015 में या 2016 में या फिर 2017 में या 2018 में। तो यहाँ पर देख रहे हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। 2017 में ये फैसला सुनाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत भी आती है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देख रहे हैं 48 नंबर। तो यहाँ पर पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो यहाँ पर देख रहे हैं पौधा की किस्म, पौधों की कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। और कृषक अधिकार संरक्षण, यहाँ पर कृषक जो किसान भाई लोग हैं तो उनके संरक्षण का भी कुछ अधिनियम बनाया गया था। वो किस वर्ष बनाया गया? तो कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 2000 में, या फिर वर्ष 2001 में, या 2002 में, या 2003 में। तो यहाँ पर देख रहे हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। ये कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया था ये 2001 में बनाया गया था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यून इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इस जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है, तो ये जो रिक्वायर्ड ये डिफिशियंसी सिंड्रोम है इसकी रोकथाम का नियंत्रण किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2016 में, 2017 में, या फिर 2018 में, या 2019 में। तो यहाँ पर देख रहे हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन सही होगा। 2017 में ह्यूमन ह्यूमन इम्यून इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम की रोकथाम यानी नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था 2017 में। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर 50 नंबर। देख पा रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था वो किस वर्ष लागू किया गया था? 1948 में, या 1949 में, या 1950 में, या फिर 1951 में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है ये लागू की गई थी 1948, अर्थात इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। 1948 में लागू किया गया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये लागू किया गया था 1948 में। तो बस यहीं तक हमारे क्वेश्चन इस वीडियो में इतने क्वेश्चन कवर हुए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। ये क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।